हेलो दोस्तों, वेलकम टू LKG क्लासेज। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री का जो लेक्चर 2 है वो कंप्लीट करेंगे। हमने लेक्चर 1 में प्रागैतिहासिक काल कर लिया था। अब इसमें आद्य ऐतिहासिक काल करेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में ये वो काल है जिसमें लिपि से तो परिचित थे लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। मतलब ये कुछ न कुछ लिखते तो थे लेकिन अपन उसको समझ नहीं सकते थे, और आज तक भी वो बहुत कम बार ही समझ में आई है, या ये मान लो कि अभी तक समझ में नहीं आई है। आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लेखन कला से परिचित थे लेकिन वह पढ़ी नहीं जा सकती थी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पहले हड़प्पा की खोज से पता चला कि ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये जो ये फोटो लगा रखी, ये हड़प्पा सभ्यता की थी। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो, उसके बाद चनूदड़ो, और उसके बाद कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, ऐसे सभी सभ्यताओं की खोज हुई, और ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता में आती है। और आज की PPT कैसे लगी आपको, ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम चलते हैं अब आद्य ऐतिहासिक काल में। ये मैंने मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लोग लिपि से तो परिचित थे पर इसमें पढ़ी नहीं जा सकती थी। जैसे मैंने बताया, इसमें लोग लिपि से तो परिचित थे लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। और इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से ही इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कई बार आप सुने होंगे कि हड़प्पा की खोज हुई, तो हड़प्पा की खोज सिंधु घाटी सभ्यता इससे ही खोजाम आई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जानकारी इससे ही हमें मिली है कि ऐसी कोई सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से कि किसने इसकी जानकारी दी। तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसे 1826 में खोजा, और 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जॉन मार्शल के समय राय बहादुर साहनी, राम बहादुर दयाराम साहनी, ये दयाराम साहनी खोज के बहुत बड़े माने जाते हैं। और इसे आप याद रखना, बहुत बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आप इसे भी याद रख लेना। चार्ल्स मेसन ने इसे खोजा था, इसके बारे में जानकारी दी थी, और दयाराम साहनी ने इसे खोजा था। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इसमें उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, पूर्वी सीमा अलमगीरपुर UP, और दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। तो आप इसे ये समझ लेना, इससे ये बता रखा है कि उत्तर, दक्षिण और पूर्वी और पश्चिम, इन चारों जगह पर ये खोजा गया, और इस चारों से पता चलता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, ये आप याद रख लेना केवल ये जानकारी के लिए। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, तो ऐसे आप कहाँ तक याद रखोगे। कोई चीज़ जानकारी के लिए होती है तो मैं कह देता हूँ, और जो याद करना है आपको इसमें इम्पोर्टेंट ये है, तो आप इसे याद कर लेना। इसके बाद इसका सामाजिक व्यवहार। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृत्वात्मकता। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। आपको ये याद रखना है कौन कौन से वर्ग थे वो: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और श्रमिक वर्ग। मतलब इसमें इन्होंने सिंधु सभ्यता को 4 समाज में बांट दिया था। 4 समाज में कैसे?
ये एक विद्वान वर्ग था और एक योद्धा वर्ग था। मतलब कुछ भी विद्वान वर्ग तो वो वर्ग हो गया जिसमें जैसे गुणी ज्ञानी जो सिखाते हैं, और योद्धा वर्ग किसी भी आपदा से लड़ाई करने के लिए, किसी भी आपदा से निपटने के लिए। व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, इसमें ये जो भी व्यापार करते थे उस टाइम जो भी व्यापार होता था उसके लिए। और श्रमिक वर्ग ये मजदूर थे। अगर वो शहरी सभ्यता में तब्दील हुई तो शहर बनाने के लिए भी तो भाई कोई कारीगर चाहिए ना, तो वो ऐसे श्रमिक मान सकते हो आप उन्हें, या मजदूर अपन उनको कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ पे संवादान प्रणाली को मैं अगले पीपीटी में समझाता हूँ। संवादान प्रणाली 3 प्रकार की थी। पूर्ण समाधान भी करते थे यहाँ, मतलब मृतकों को कब्र में दफनाते थे। आंशिक समाधान भी करते थे, मृत्यु के शरीर को जंगल में रख देते थे और पशु पक्षी के लिए छोड़ देते थे, और हड्डियों को फिर जब बाद में हड्डियाँ बचती थी तो उन्हें दफना देते थे। मतलब होता ऐसे था जैसे कोई मर गया, अब उसका जो शव है उसे जंगल में वो रख देंगे। जंगल में रख देंगे तो पशु पक्षियों को ज़रूरत होती है, तो जैसे शेर ऐसे पशु जो मांस खाते हैं वो उसको खा जाते थे, और बाद में जो हड्डियाँ बचती थी उन्हें वो दफना देते थे। इसे कहते हैं आंशिक समाधान। और दाह संस्कार जो अभी होता है मृतक को जलाना, तो वो भी वो करते थे। तीनों उन्होंने किए हैं, इसलिए आप इसे याद रखना। 3 प्रकार के समाधान होते हैं, और ये बहुत बार पूछा है कि पूर्ण समाधान कौन सी सभ्यता में हुआ, तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता में। उसके बाद नगर नियोजन में सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। जैसे अभी कोई भी सिटी बसती है तो जैसे वहाँ पे भी पहले वो सिटी बसा हुई करती थी। अभी कुछ ये मान लो कि अपने यहाँ प्राकृतिक आपदा आ जाए और अपने भी जैसे ये तबाह हो जाए, दब जाए, तो ये हजारों वर्ष पूर्व ये भी एक सभ्यता बन जाएगी। इसी प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो अब सभ्यता अपन उसको सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जानते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिला है। तो भाई ये इन्होंने पक्की ईंटें भी खोज ली थी, और पक्की ईंटें बना के ये मकान भी बना लिया करते थे। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन बनाए, बहुत बार ये सिंधु सभ्यता में ये पूछते हैं कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसमें मुख्य सड़क पर मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो ये आपको याद रखना कि सिंधु सभ्यता में ऐसा हुआ करता था। मेरा काम आपको बताना है, याद रखना नहीं रखना आपकी मर्जी है। सिंधु सभ्य सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ाई सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मतलब सर्वाधिक जो चौड़ाई की सड़क थी ना, सर्वाधिक चौड़ी सड़क, जैसे अभी होती है सड़क, इस प्रकार की चौड़ी सड़क, मतलब गलियाँ नहीं, चौड़ी सड़क जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर लंबी हुई, लंबी चौड़ी सड़क। तो सोच सकते हो कितनी विकसित सभ्यता होगी वो, ये चीज़ आप सोच सकते हो। ढकी हुई नालियाँ भी थी। मकान में 4-5 कमरे भी बनाए जाते थे, जैसे अभी के टाइम पे बनते हैं ना, 4-5 कमरे बना लिए, नाली आगे से ढकी हुई होती है। उस प्रकार की पूरी सभ्यता ये थी, और बहुत विकसित सभ्यता मिली थी ये, बहुत विकसित सभ्यता मिली थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, एक तो जो ये हड़प्पा 1921 में ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की, और रावी नदी तट पर, वर्तमान में ये पाकिस्तान में। वर्तमान में आपसे ये पूछ लेता है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता भी वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। तो ये लाइनें आप याद रखना। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। यहाँ से निम्न वस्तुएं मिली है: श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 का कब्रिस्तान। लकड़ी का ताबूत जो कि इंसान को दफनाने में काम आता था। अन्नागार अन्न को, गेहूं को, जो भी फसल इनकी होती थी उनके भंडारण के लिए जो अन्नागार, जो कमरा काम में लिया जाता है उसे अन्नागार कहते हैं। श्रमिक आवास मतलब मजदूरों के रहने के लिए जैसे बंकर टाइप के बने हुए होते थे। ये आप हड़प्पा सभ्यता की फ़ोटो देख सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी सुवियोजित व्यवस्था थी।
ये फ़ोटो शायद थोड़ी उल्टी लगी हुई है, तो आप इसे देख लेना। मैंने आगे आगे ये पहले पेज में ये फ़ोटो सीधी लगा रखी, उसमें उल्टी लग गई होगी, सॉरी उसके लिए। आप इसको आगे पहले पेज में भी देख सकते हो, पहले पेज में मैंने इसको लगा रखा है। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुई। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। ये बहुत बार पूछा गया है। और किसने इसकी खुदाई की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। जैसे कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़िया। उसी प्रकार इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है? पुरोहित आवास, जो पुरोहित होते हैं, पंडित जिन्हें हम कहते हैं, जैसे राजाओं के पहले पुरोहित हुआ करते थे उस हिसाब से। और यहाँ पे भी अन्नागार मिले हैं, अन्न को भंडारण करने के लिए। विशाल स्नानागार मिले हैं, मतलब वॉशरूम, बाथरूम जिसे अपन अभी कहते हैं, वैसे स्नान गृह मिले हैं। घर में कुआं भी मिला है, मतलब ये वो जल को संरक्षित भी करते थे, जल के उपयोग के लिए ये उसे संरक्षित भी करते थे। आदि शिव की प्रतिमा यहाँ से मिली है। आदि शिव जैसे आपने देखी होगी कई जगह, आदि शिव की प्रतिमा वो यहाँ से मिली है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है। और ये सबसे चौड़ी सड़क यहाँ पे मिली है। तो ये याद करने का पोर्शन है। ये पूरा मोहनजोदड़ो का जो मैंने पोर्शन बताया, ये पूरा याद करने का पोर्शन है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। पुरोहित आवास कौन सी सभ्यता में मिला या कौन से उसमें मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। अन्नागार किस में मिला? मोहनजोदड़ो में। घर में कुआं कौन सी सभ्यता में हुआ करता था? सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो। आदि शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सबसे चौड़ी सड़क कहाँ प्राप्त हुई? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और ये आप देख सकते हो, ये मोहनजोदड़ो की मैंने अभी जो खुदाई में मिला है अवशेष, जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, उनकी फ़ोटो है ये, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आता है छनूदड़ो। छनूदड़ो खुदाई इसकी गोपाल मजुमदार ने की थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसकी खुदाई किसने की थी? गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई की थी। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ये अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में ये स्थित है। ये चीज़ आप याद रख लेना। इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजुमदार ने। गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है पर औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, मतलब इसमें दुर्ग नहीं था। दुर्ग रहित मतलब ये ऊपर से खुले हुए रहते थे, पर औद्योगिक शहर है। पर ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा उद्योग होते थे। और यहाँ पे मतलब जो शिल्पी कार्य हैं और व्यापारी कार्य है वो बहुत अधिक होते थे। तो ये औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्न वस्तुएं मिले हैं। लिपस्टिक, तो बहुत बार पूछा गया है कि लिपस्टिक कौन सी, उसमें कौन सी सभ्यता मिली है? जो छनूदड़ो में मिली है। शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, अर्थात इससे यह भी साबित होता है कि यहाँ कुत्ते और बिल्ली भी पाले जाते थे। आपको इसमें एक तो मोस्ट ये याद रखना है कि इसमें लिपस्टिक मिली है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एसएससी और रेलवे, बैंक, इनमें बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शीशा, मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बहुत बनते हैं। एक तो मोहनजोदड़ो जो मैंने आपको बताया है, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और एक ही छनूदड़ो, हड़प्पा, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछ लेते हैं किसने खोज की? गोपाल मजुमदार ने की। मनके और गुड़िया कहाँ मिले हैं? कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली पाले जाते थे। उसके बाद रोपड़ खुदाई किसने की? जगदत्त शर्मा ने। वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में सतलुज नदी पर। तो वर्तमान में कहाँ है ये? पंजाब में सतलुज नदी। कभी पंजाब जाओ तो देख के आना। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, जो नवपाषाण काल में भी हमें मिले थे। मैंने ये भी आपको लिखा दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि पहले कब मिले थे। तो नवपाषाण काल में भी इसके प्रमाण मिले थे। और अभी भी ये रोपड़ में भी इस कुत्ते के साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद कालीबंगा खुदाई किसने की? बीके थापड़ और बीबी लाल। कालीबंगा करते काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ये आपको याद रखना है। यहाँ से मिले हल से जुते हुए खेतों के निशान, अर्थात हल से जुते हुए खेतों के निशान का मतलब है कि यहाँ पे खेत जोते जाते थे और कृषि की जाती थी। अलंकृत ईंट मतलब पक्की ईंटें, पक्की ईंटों के मकान भी यहाँ पे मिले हैं। हवन कुंड, अर्थात हवन भी होते थे, तो हवन कुंड। और चूड़ियाँ भी यहाँ पे मिली है।
हवन कुंड, चूड़ियाँ, ये सब यहाँ पे मिली है। हवन कुंड मिला है, पक्की ईंटें मिली है, चूड़ियाँ मिली है, हल से जुते हुए खेतों के निशान, मतलब हल चलाया जाता था, खेती की जाती थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ये चीज़ आप याद रखना। तो हल से जुते हुए खेतों के निशान यहाँ मिले, अलंकृत ईंटें यहाँ मिली है, हवन कुंड यहाँ मिला है, चूड़ियाँ यहाँ मिली है। तो और इसका अर्थ होता है काली बंगा का अर्थ क्या है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ये आपको याद रखना है। ये सभी आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार में इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ। कोई जानकारी होती है तो मैं ऐसे दे देता हूँ। तो खुदाई बी के थापड़ ने की, बीबी लाल ने की। और काली बंगा का अर्थ क्या है, काली मिट्टी की चूड़ी। हल से जुते हुए खेतों के निशान, क्वेश्चन आएगा हल से जुते हुए खेतों के निशान कौन सी सभ्यता में लिए, तो आपको बताना है काली बंगा सभ्यता में। उसके बाद धौलावीरा, खुदाई किसने की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में। यहाँ से स्टेडियम मिला है, जो ये आपको फोटो दिख रही है स्टेडियम की है। मतलब अभी स्टेडियम हुआ करता तो पहले भी बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, उस टाइम पे भी क्रिकेट को जानते। इस हिसाब से जब स्टेडियम मिला तो अब जो साइंटिस्ट थे, जो खुदाई करने वाले थे, उन्होंने प्रमाण लगाया कि पहले भी स्टेडियम हुआ करते थे। सूरकोटला, जगपति जोशी ने खुदाई की। वर्तमान में कहाँ है, गुजरात। तो गुजरात में धौलावीरा भी है, सुरकोटला भी है, घोड़े की हड्डियाँ यहाँ मिली है। लोथल की खोज किसने की, SR राव ने। बोगवा नदी के किनारे, ये भी अभी गुजरात में, यहाँ पे बंदरगाह मिला है। और ये लोथल की फ़ोटो है, ये धौलावीरा की फ़ोटो है। उसके बाद में इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो बता देता हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सेंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, आपको ये पूछा जाएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहते हैं, तो आपको बताना है कि कांस्य युगीन सभ्यता हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, सेंधव सभ्यता भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बहुचित्रात्मक थी, अर्थात मैंने कहा था कि इसको लेखन कला से तो परिचित थी है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, आपको ये याद रखना है। और प्रागैतिहासिक काल में कहती न तो उसमें मानव लेखन कला से परिचित थे और नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ी, नहीं लेखन कला से परिचित थी और नहीं वो उनकी लिपि पढ़ी जा सकती थी, वो किसी लिपि से परिचित नहीं थे। और इसमें लिपि भाव तो चित्रात्मक थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है और ना ही अभी पढ़ा जा चुका है, ना ही अभी अब तक पढ़ा जा चुका है। सेंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस लाइन से। सेंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, आपसे ये पूछा जाता है विश्व में प्रथम उत्पादक कौन थे, तो आपको बताना है सेंधववासी, उसमें आता है सेंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा है, जिसका अर्थ होता है सेंधववासियों की उपज। ये सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे, तो ये माप तोलना भी जानते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ लोहे का कुछ भी सामान नहीं मिला है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता है। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, कुछ भी बनाया जाता था, घड़े, गिलास, लोटा या फिर कुछ भी जो भी बनाया जाता था, उसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता है, मिट्टी में लाल रंग का उपयोग किया जाता था, उनको डिजाइन करने में या उनको अट्रैक्ट बनाने में, आकर्षित बनाने में। इनकी मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, इनकी मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। बहुत से जानवरों के चित्र तो मिले हैं, लेकिन शेर के चित्र नहीं मिले हैं। मोहरों का निर्माण शेष खड़ी पदार्थ का उपयोग किया जाता था, मोहरों के निर्माण के लिए सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग किया जाता है मोहरों के निर्माण के लिए। मोहरें किस पदार्थ से बनाई जाती थी, सेल खड़ी पदार्थ से बनाई जाती थी। तो ये अपना आद्य ऐतिहासिक काल पूरा हो गया है और आपको इसमें जो मोस्ट था वो मैंने बता दिया है, जो यही आद्य ऐतिहासिक काल है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने चलेगा वैदिक सभ्यता, कल से जो अब अगला लेक्चर आएगा वो वैदिक सभ्यता का आएगा। वैदिक सभ्यता का अगला लेक्चर वैदिक सभ्यता का आएगा। और आपको क्लास कैसे लग रही है वो मुझे आप कमेंट में बता दो, या फिर आप कैसे भी करके मुझे बताओ कि आपको मेरी क्लासें कैसी लग रही है।
अगर बुरी लग रही हो, ख़राब लग रही हो तो मैं और अच्छा प्रयास करूँगा, और अगर आपको सही लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक और सभी की मदद करने के लिए शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि उनको ये पता चले और उनकी भी मदद हो जाए। इसलिए कल से अपन चलाएंगे वैदिक सभ्यता, अगला जो लेक्चर होगा वो वैदिक सभ्यता होगा, और मैं हिस्ट्री पूरी पढ़ा दूंगा आपको शुरू से एंड तक। इसमें अपन सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि ये प्रागैतिहासिक काल अपन ने कर लिया, अब आद्य ऐतिहासिक काल कर लिया, अब अपन वैदिक सभ्यता से करेंगे। और मैं बहुत अच्छी पीपीटी ला रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। ऐसी बात नहीं है कि मैं ख़राब पीपीटी बना रहा हूँ या मैं डायरेक्ट घास बिल्कुल नहीं काट रहे, तो इस चीज़ को आप समझ लेना। और थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, और आपको इससे जो भी जानकारी प्राप्त हुई हो उसके लिए भी आपको मैं ही धन्यवाद करता हूँ। और आपकी थोड़ी सी भी मदद होती है तो आपका भैया लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, और इस वीडियो को शेयर कर दो। केवल अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और मैं किसी को शेयर करने के लिए नहीं कर रहा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं अगली वीडियो में वैदिक सभ्यता के साथ।